हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज का ये वीडियो जो है आपके BHDLA 136 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो BHDLA यानी कि आपका हिंदी भाषा लेखन कौशल से संबंधित ये आपका पेपर होता है। तो जो भी बच्चे इग्नू से BAG कोर्स कर रहे होते हैं उनके पास ये वाला पेपर होता है। यहाँ पर अभी जो दिसंबर सेशन है उसका एग्ज़ाम जो है वो 7 तारीख को है। और बच्चों, ये मेरी BHDLA 136 का पार्ट 3 का वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ और बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देख लेना। अब यहाँ पे आप लोग मेरी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि शब्दों के महत्व को बताते हुए भाषा के सामाजिक स्तर भेद को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है? आपको बताना है शब्दों का महत्व। तो भाषा में शब्दों का महत्व और सामाजिक स्तर भेद का आपस में गहरा संबंध होता है। सामाजिक स्तर भेद का क्या मतलब है कि जो हमारा समाज है उसके अंदर जो विभिन्न वर्ग होते हैं, विभिन्न पेशे के लोग होते हैं और जो सामाजिक समूह होते हैं, उनके अनुसार कैसे जो भाषा का यूज़ करने में डिफरेंस होता है वो। ठीक है, जैसे कि कोई वकील है और या फिर कोई एक आम आदमी है, तो उन दोनों की जो भाषा को यूज़ करने का तरीका है उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलती है? विविधता देखने के लिए मिलती है। तो इसे भाषा में सामाजिक विविधता के रूप में भी देखा जाता है। तो सबसे पहले हमें शब्दों का महत्व बताना था, तो यहाँ पर हम लोग शब्दों के महत्व को समझेंगे। तो शब्द किसी भी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। वे केवल भावों को व्यक्त करने का माध्यम ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भों को भी उजागर करते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द हैं बच्चों, वो हमारे भावों को व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ वो क्या करते हैं, जो हमारी सामाजिक स्थिति है, हमारी संस्कृति है और उस टाइम पर हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारा मनोविज्ञान कैसा है, उन सारी चीज़ों को भी जो है हमारे जो शब्द हैं वो उजागर करते हैं। जो शब्द हैं वो होते हैं संवाद का माध्यम। तो शब्द सामाजिक संबंधों को व्यक्त करने का एक प्रमुख साधन है। दूसरी चीज़, जो शब्द हैं वो क्या होते हैं? हमारी पहचान का प्रतीक होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि, संस्कृति और शिक्षा का संकेत हमारे जो शब्द हैं वो देते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करता है उससे हमें उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता चल जाता है, उसकी संस्कृति का और उसकी शिक्षा का हमें पता चल जाता है। सो भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं जो शब्द होते हैं, उस टाइम पर जो हमारा मनोभाव है वो कैसा है, वो सारी चीज़ें हमारे शब्दों से पता चल जाती हैं। अब शब्दों में हमें सामाजिक स्तर पर हमें क्या दिखाई देता है? हमें भेद दिखाई देते हैं। तो सामाजिक स्तर पर भेद भाषा के उस स्वरूप को दर्शाता है जो समाज के विभिन्न स्तरों में प्रयोग किया जाता है। इसे निम्नलिखित प्रकारों से समझा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर शब्दों के भेद होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे आर्थिक स्तर के अनुसार भेद। तो आर्थिक स्तर जो होता है, जैसे कि हमारे उच्च वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनकी भाषा में हमें अंतर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि जो बहुत ही उच्च वर्ग का होगा इंसान, उसकी शब्दावली में काफ़ी ज़्यादा हमें शिष्टाचार देखने के लिए मिलता है और जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनौपचारिक शब्दावली का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग क्या बता रहे हैं? आप बता रहे हैं कि किस प्रकार से आर्थिक स्थिति के अनुसार, ठीक है, जो मनुष्य हैं उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उनके शब्दों का चयन बदल जाता है। जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो औपचारिक भाषा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, औपचारिक शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जबकि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो अनौपचारिक शब्दों का यूज़ ज़्यादा करते हैं। फिर आता है शिक्षा के स्तर के अनुसार भेद। ठीक है, तो जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शिक्षित होता है, ठीक है, पढ़ा लिखा होता है,
उसके शब्दों का चयन हमें स्पष्ट और व्याकरणिक होता है, ठीक है, यानी कि वो व्याकरण का एकदम सही उपयोग करता है ना। और वहीं जो अशिक्षित लोग होते हैं वो अपनी बोली या अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का उनमें ज़्यादा हमें प्रभाव देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर होता है व्यवसाय के अनुसार, तो यहाँ पर जो हमारे शब्द हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे शब्द होते हैं वो हमारे व्यवसाय के अनुसार बदल भी जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनके शब्द हमसे बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं, ठीक है। अब जो वकील है वो धारा, अधिनियम जैसे शब्दों का यूज़ करेगा, डॉक्टर है तो रक्तचाप, सर्जरी जैसे शब्दों का वो यूज़ करेगा। उसके बाद होता है भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार भेद। तो अलग अलग समुदायों और जातियों में शब्दों के उपयोग और उच्चारण में भेद पाया जाता है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भैया का उपयोग जबकि शहरी क्षेत्रों में भाई कहा जाता है। शब्दों और सामाजिक स्तर भेद का संबंध यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हमारी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। तो जो हमारे शब्द होते हैं वो हमारी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक पहचान को हमारे शब्द दर्शाते हैं। और भाषा का स्वरूप यह दिखाता है कि व्यक्ति किस सामाजिक वर्ग से आता है, ठीक है। अब अगर कोई वकील है तो उसकी भाषा के स्वरूप से ही हमें पता चल जाएगा कि वो वकील है। सामाजिक संबंधों की प्रकृति, तो शब्दों का चयन बताता है कि व्यक्ति औपचारिक या अनौपचारिक संबंधों में संवाद कर रहा है, ठीक है। तो शब्दों का चयन क्या बताता है, हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर वो औपचारिक तरीके से बात कर रहा है या फिर अनौपचारिक तरीके से बात कर रहा है। और उसकी सत्ता और स्थिति का प्रदर्शन हो जाता है कि वो किस वर्ग से आता है, ठीक है। तो जो हमारे शब्द होते हैं वो हमारी हर एक प्रकार से जो हमारी स्थिति होती है उसके बारे में बताते हैं। फिर आप लोग बच्चों निष्कर्ष में लिखेंगे कि भाषा में शब्दों का महत्व और सामाजिक स्तर भेद एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा समाज का प्रतिबिंब है, ठीक है। जो भाषा होती है वो किसी भी समाज का प्रतिबिंब होती है और समाज में वर्ग, व्यवसाय, शिक्षा और सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर भाषा के स्वरूप में अंतर भी दिखाई देता है। अब बच्चों हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर हमें जो हमारे शब्द होते हैं उसके विभिन्न स्रोतों का वर्णन करना है, ठीक है। कि जो हमारी भाषा आज है उसमें जो भी हमारे शब्द हैं वो शब्द कहाँ से आए, कौन कौन से उनके स्रोत हैं, ठीक है। तो शब्दों के विभिन्न स्रोत भाषा में होते हैं, ठीक है। तो शब्दों के विभिन्न स्रोत, ये ना हमारा टॉपिक था, ये यहाँ पर ऊपर आना था अलग से, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो भाषा में शब्दों के निर्माण और विकास के मूल आधार होते हैं। तो जो किसी भी भाषा के अंदर जो शब्द होता है वो क्या होता है, वो जो शब्द होता है वो निर्माण और विकास, ठीक है। भाषा का जो भी निर्माण हुआ, भाषा का जो भी विकास हुआ, शब्द उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शब्द अपने अस्तित्व और उपयोग के लिए विभिन्न स्रोतों से आते हैं। अब जो शब्द हैं उनके काफ़ी सारे स्रोत होते हैं। तो निम्नलिखित हैं शब्दों के प्रमुख स्रोत। अब यहाँ पर हम लोग स्रोतों को देखेंगे, जैसे कि कुछ तो सबसे पहले हमारी प्राकृतिक ध्वनियाँ आती हैं, जैसे कि ये ध्वनियाँ सीधा किसी क्रिया, वस्तु या ध्वनि से व्यक्त होती हैं, जैसे कि टप टप, गुर्राना, चहचहाना। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये कैसे आए हैं, ये आए हैं प्राकृतिक ध्वनियों से, ठीक है। कोई भी चीज़ गिरी तो खट से आवाज़ आई, तो ये जो खट का शब्द है ये कहाँ से आया है, प्राकृतिक ध्वनियों से आया है। अंग्रेजी में भी होता है बज़, बैंग, हिज। उसके बाद होते हैं आपके देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न हुए और वहीं प्रचलित शब्द, ठीक है। तो इनका अपना एक क्षेत्र विशेष, एक इनका विशेष एरिया होता है, वहाँ पर ये प्रचलित होते हैं और वहाँ के लोगों के द्वारा ही इनका यूज़ किया जाता है। जैसे हिंदी के शब्द होते हैं खाट, खाट, पगड़ी। तमिल के शब्द होते हैं तो वहाँ के रीजन में ही ये यूज़ होते हैं। फिर ऐसे शब्द होते हैं जो कि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए होते हैं। तो अन्य भाषाओं से शब्द लेकर उन्हें अपनी भाषा का हिस्सा बनाना, तो ये शब्द व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क और उपनिवेशवाद के कारण आते हैं। जैसे कि फारसी से शब्द आ गया साहस, बाजार, अंग्रेजी से आ गया बैंक, रेलवे, पेन,
और पुर्तगाली से आ गया आपका पाउडर, चाबी, ठीक है। फिर होते हैं आपके तत्सम शब्द। तो मूल भाषा जैसे संस्कृत से सीधे लाए गए शब्द जिनका रूप अर्थ समान रहता है। तो जो भी शब्द हम मूल भाषा से लेते हैं, जैसे हिंदी में जो भी शब्द हम संस्कृत भाषा से लेते हैं, उन शब्दों को हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर इसके उदाहरण है जैसे गगन, अग्नि, प्रभात। फिर होते हैं तद्भव शब्द जो मूल भाषा के ही बदले हुए स्वरूप होते हैं, ठीक है। जो मूल भाषा होती है उसी के बदले हुए स्वरूप होते हैं। तो ये शब्द बोलचाल में अधिक प्रचलित होते हैं, जैसे कि आग जो शब्द है वो अग्नि से निकला है ना। पानी, जो पानी है वो पान्य से, सूर्य से आपका सूरज निकला है। तो इस तरीके से ये अपनी मूल भाषा से ही आए होते हैं, लेकिन थोड़े से क्या होते हैं, बदल गए होते हैं। फिर आपके होते हैं नवीन शब्द निर्माण। तो कई सारे ऐसे शब्द हैं जो नए नए आ रहे हैं, जैसे कि वैज्ञानिक शब्द तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों के कारण आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कोई ऐसे शब्द हैं, ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। कोई कोई ऐसे शब्द हैं जो कि विज्ञान की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहे हैं, जिसमें आपका आता है इंटरनेट, ईमेल, ठीक है, और आपका आता है ब्लॉग, ठीक है, ये सारे आपके आते हैं। और हिंदी में आता है डिजिटलीकरण, स्वचालन। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये क्यों आए हैं, ये आए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। फिर आपका होता है संक्षिप्ति, एब्रीविएशंस जो होती हैं। तो जो बड़े बड़े शब्द होते हैं उनको शॉर्ट में जब हम लिखते हैं तो उनको हम एब्रीविएशन कहते हैं, आप लोग उसको शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। तो विद्युत से बिजली, रेल का मार्ग यानी रेलवे, नासा, तो ये नासा की फुल फॉर्म होती है, इसको शॉर्ट में हम लोग नासा कहने लग जाते हैं। फिर होते हैं मिथकों और धार्मिक ग्रंथों से भी शब्द आते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, अवतार। ग्रीक भाषा में ओलंपस है, हेरेक्लेस है। फिर लोक भाषा और बोलियों से भी शब्द आते हैं, जैसे कि भोजपुरी में लाइका और राजस्थान में पधारो। देन फिर आप अपना निष्कर्ष दे देंगे कि जो शब्दों के स्रोत हैं वो भाषा की विविधता और समृद्धता को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये स्रोत न केवल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों का प्रमाण है, बल्कि भाषा के निरंतर विकास का प्रतीक भी है। अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है आख्यान परक रचना, ठीक है। तो जब हमने पहली बार ये शब्द देखा आख्यान परक, तो समझ में नहीं आया कि ये क्या है। ऐसा लगा कि इसको तो बिल्कुल पेपर में छोड़ कर ही आ जाएंगे अगर हम लोग पेपर में करेंगे तो, पर ऐसा नहीं है। अगर अभी आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये इतना इजी लगेगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर अटैम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी हैं, मैंने देखा है कि काफ़ी सारे मतलब एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में ये आया है। सो आख्यान परक रचना क्या है। आख्यान परक का मतलब होता है नैरेटिव राइटिंग, ठीक है। सो आप लोगों ने इंग्लिश में सुना भी होगा, नैरेटर होता है। तो जो भी कोई कहानी को बताता है वो होता है नैरेटर। तो आख्यान परक रचना यानी कि नैरेटिव राइटिंग, तो यह साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी घटना, कहानी, अनुभव को क्रमबद्ध और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हमारी लाइफ का अगर कोई इंसिडेंट बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से बता रहे हैं, या फिर कोई हमारी लाइफ की स्टोरी है उसको क्रमबद्ध तरीके से बता रहे हैं, उसका कोई पार्ट है, या हमारा कोई एक्सपीरियंस है उसको पूरा बता रहे हैं रोचक तरीके से, तो वो हमारा आख्यान परक हो जाता है। तो इसमें लेखक पाठकों के सामने किसी विषय, पात्र या घटना का वर्णन करता है। तो यहाँ पर जो लेखक होता है, जो लिख रहा है, जो क्या है आपका नैरेटर है, वो क्या करता है, किसी विषय, पात्र या घटना का सॉरी घटना का वर्णन करता है, ठीक है, जो प्रायः कहानी के रूप में होती है। तो जिस भी घटना का वो वर्णन करेगा वो घटना कैसी रूप में होगी, कहानी के रूप में होगी। तो यह शैली भावनाओं, कल्पना और यथार्थ का मेल होती है और पाठकों को मनोरंजन के साथ एक संदेश भी देती है। तो ये होता है आपका आख्यान परक रचना। इसमें कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। अभी जब मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगी तो ये आपको एकदम इजी लगने लगेगा। तो आख्यान परक रचना के जो तत्व हैं उसमें आपका होता है कथानक यानी कि प्लॉट, जो कि उसका मुख्य ढांचा होता है जिसमें घटना का पूरा विकास होता है। फिर होते हैं उसमें आपके कैरेक्टर्स की कौन कौन से लोग हैं उसके अंदर, उसमें जीव जंतु भी हो सकते हैं।
फिर उसमें आपका संवाद होता है कि अगर दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो वो संवाद की तरह लिखी होती है, ठीक है। संवाद जो है वो कहानी को क्या करते हैं, जीवंत बनाते हैं, तो संवादों को लिख सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन होता है घटना, स्थान, समय का। और फिर उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि लेखक की कहानी कहने की शैली, जैसे कि वो प्रथम पुरुष में कह रहा है, द्वितीय में कह रहा है या तृतीय में कह रहा है। तो ज़्यादातर जो नैरेटर्स हैं वो मैं फर्स्ट प्रथम पुरुष में ही कहते हैं। फिर आपका होता है भावात्मक प्रभाव, तो पाठकों के मन में रोचकता, उत्सुकता और सहानुभूति पैदा करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसके अंदर होना चाहिए आपका कहानी का प्रवाह होना चाहिए, विवरणात्मक शैली होनी चाहिए। कहानी का प्रवाह यानी कि सारे के सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो क्रमबद्ध तरीके से आपको बताए होने चाहिए। और विवरणात्मक का मतलब होता है कि एकदम डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, डिस्क्राइब अच्छा होना चाहिए, काल्पनिकता और यथार्थ का मिश्रण होना चाहिए, ठीक है। सो रियलिटी भी होनी चाहिए थोड़ी सी, और थोड़ी सी आपकी जो कल्पना होती है वो भी, दोनों का मिक्सचर इसके अंदर होना चाहिए। रोचक होना चाहिए और संदेशपरक भी होना चाहिए। अब यहाँ पर हम विभिन्न इसके प्रकार देखेंगे कि जो हमारा आख्यान परक लेखन है उसके अलग अलग प्रकार क्या है। जैसे कि इसमें आता है आपका लघु कथा, ठीक है। इसमें आपके आते हैं ऐसे, जिसको हम लोग कहते हैं निबंध, ठीक है। और आते हैं इसमें आपकी कहानियाँ, और जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। तो जो लघु कथा है, लघु कथा होती है एक प्रकार की छोटी कहानी, जैसे कि प्रेमचंद्र की ईदगाह का इसमें उदाहरण दिया हुआ है। फिर इसमें आपके उपन्यास भी आते हैं, जैसे कि प्रेमचंद्र का गोदान उपन्यास है। कहानी आती है उन्हीं की कफन एक कहानी है। संस्मरण आता है, जैसे महादेवी वर्मा का संस्मरण है। संस्मरण होता है जो हम अपने अनुभव पर आधारित लिखते हैं, ठीक है, कि मतलब किसी की याद में जो भी हमें याद होता है उसके बारे में वो लिखते हैं, तो वो होता है हमारा संस्मरण, ठीक है। एक होता है यात्रा वृतांत, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो उसका यात्रा वृतांत लिखते हैं। तो यहाँ पर एक ये जो है राहुल संकृत्यान के मेरे घुमक्कड़ दिन, ठीक है, ये एक उनका यात्रा वृतांत है, ठीक है। तो प्रेमचंद की कहानियाँ आख्यान परक रचना का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने के लिए मिलती हैं कि कैसे ईदगाह में हामिद का संघर्ष और उसकी दादी के प्रति प्यार एक रोचक और भावनात्मक आख्यान है, और जो कफन है उसमें गरीबी और स्वार्थ का वर्णन पाठकों को झकझोर देता है। फिर आप लोग यहाँ पर अपना निष्कर्ष दे देंगे कि जो आपकी आख्यान परक रचना है वह साहित्य का एक ऐसा रूप है जो पाठकों को एक घटनाक्रम में डुबो देता है। यह कल्पना और यथार्थ का संतुलन बनाकर मनोरंजन और प्रेरणा भी देता है। अब आपका नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है कि जो हमारा वाक्य होता है ना, मैंने देखा था कि टिप्पणियों के अंदर वाक्य पर टिप्पणी लिखने के लिए आ रखी थी। तो आप लोग बता देंगे कि जो वाक्य होता है वो भाषा का सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत घटक होता है। इसके माध्यम से हम लोग विचारों को, अपनी भावनाओं को और सूचनाओं को स्पष्ट करते हैं। तो वाक्य एक या एक अधिक शब्दों से मिलकर बनाया जाता है, और वाक्य में हमारा पूर्ण विचार मतलब व्यक्त होता है, पूरी की पूरी बात अच्छे से समझ में आती है। तो वाक्य के जो फीचर्स हैं उसमें सबसे पहले होनी चाहिए पूर्णता, यानी कि उसमें आपका जो विचार है वह स्पष्ट और संपूर्ण रूप से व्यक्त होना चाहिए। फिर वाक्य में मुख्यतः आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो विषय, क्रिया और वस्तु होती है उसके अंदर, जैसे कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो विषय हो गया राम, क्रिया पढ़ रहा है, और वस्तु हो गई आपकी पुस्तक। फिर होती है अर्थ की स्पष्टता। तो वाक्य का जो मुख्य उद्देश्य है वह संदेश को स्पष्टता से प्रस्तुत करना होता है। अस्पष्ट वाक्य संवाद में भ्रम पैदा कर देता है। तो वाक्य में अगर हमें भ्रम पैदा नहीं करना, तो हमारा जो वाक्य है उसमें क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। और हर वाक्य एक विशेष संदेश या विचार संप्रेषित करता है, जैसे जल ही जीवन है, यह एक वाक्य है और यहाँ पर यह हमें एक विशेष संदेश दे रहा है। अब जो हमारा वाक्य होता है उसके कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके होते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि विवरणात्मक वाक्य जो कि हमें सूचना देते हैं। फिर होते हैं आपके प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें आपका क्वेश्चन मार्क लगा होता है। आज्ञावाचक वाक्य होते हैं जिसमें हम किसी को आदेश, निवेदन या सुझाव देते हैं, जैसे कि हमने किसी से कहा दरवाज़ा बंद करो, तो वह आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फिर होते हैं विस्मय बोधक, जिनके लास्ट में हमें ये वाला साइन देखने के लिए मिलता है कहीं पर भी, जैसे हमें यहाँ पे मिल रहा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। देन फिर आप लोग इसका निष्कर्ष दे देंगे। हर एक आंसर में निष्कर्ष जरूर लिखकर आना, हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है निष्कर्ष लिखना। अब अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को पूरा का पूरा कंप्लीट करना है तो मेरे और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप लोग देख सकते हैं।
और वहाँ से जो आपका सिलेबस है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग कवर कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है hindustannowledge.com, ठीक है। तो आप लोग जब गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो आप सीधा वेबसाइट पे चले जाएंगे और उसके बाद वहाँ से आप लोग अपनी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो है वीडियो का पार्ट 3 था, इसके बाद पार्ट 4 आएगा और फिर मैं कुछ बच्चों के लिए रिवीजन की वीडियो भी लेकर आऊँगी ताकि फाइनल में हम लोग एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन कर सके सारे के सारे क्वेश्चंस को एक साथ। सो इस तरीके से जो है कि हम पूरा का पूरा प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लेंगे। आपका 136 पेपर जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट फिर आपको अब कौन सा वीडियो चाहिए इसके बाद।